वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे एग्ज़ाम बूस्टर। अगर एग्ज़ाम बूस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे और ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। कोशिश रहेगी कि ये बिना गैप के चलती रहे, अदरवाइज़ गैप होता है तो उससे हम दूर करने की जल्दी कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। चलिए तो ये आज हम देख रहे हैं कि होम साइंस पर एग्ज़ाम बूस्टर। जल्दी ही हम होम साइंस का पूरा एग्ज़ाम बूस्टर आपको करा देंगे। इसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा और उसे बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। देखिए, बीपीएससी ट्रायल 3 हो या 4 हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये डीएसएसबी की जो भी वैकेंसी होम साइंस से आती है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी आपको पता है जून या जुलाई में भी हो सकता है। 101% चांसेस है कि जुलाई तक हो जाएगा। एलटी के लिए भी है और यूजीसी नेट जो आपको पता ही है 16 जून को है। तो चलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एग्जाम बूस्टर को हम शुरुआत करते हैं उसी आगाज़ के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा। ठीक है, हाँ, वो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर इसकी बात करें एग्जाम बूस्टर में तो आज क्या है, भोजन एवं पोषण, इससे जुड़े हुए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों को देखेंगे। चलिए पहला फैक्ट है यहाँ पर ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार क्या है, वह देश जिसका वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है तो वो नाइजीरिया है, जिसका दूसरा स्थान चल रहा है। भोजनों का संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है, बहुत इम्पोर्टेंट है मोस्ट, वो है दालें और भूरा चावल जो अच्छी गुणवत्ता की प्रोटीन उपलब्ध कराता है। आपको पता है सबको कि दालों में क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो इस तरह से आप इन आंसरों को इजीली कर सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में चरण है तो इसमें 4 चरण में ये डिवाइड है। देखिए अभी हमारा एग्जाम बूस्टर चल रहा है तो हम क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों को देखेंगे। उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे। थ्योरी देखेंगे क्यों, क्योंकि थ्योरी से हमारा कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ लिया जाए छूटेगा नहीं। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को कवर करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो क्या होते हैं, तो फूड यहाँ पे एडिटिव होते हैं। मिलाए जा रहे हैं ना, एडिट करे जा रहे हैं, तो इसलिए आप याद रखेंगे फूड यानी खाने के पदार्थ एडिटिव। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त है वो क्या है, स्पष्ट इस यहाँ पे स्पष्ट द्रव्य भोजन है जो क्या है, पूर्णतः अपर्याप्त है। किससे, पोषणीय दृष्टि से। तभी तो जो लिक्विड आहार लेते हैं उन्हें पूरा पोषण नहीं मिल पाता अगर 6 महीने के शिशु को छोड़ के। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित तो वो क्या है, पोषण है। ठीक है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित क्या है, तो भोजन वो क्या है, तो वो पोषण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है तो छोटी आंत में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसका नाम छोटी आंत है पर इसकी लंबाई बड़ी आंत से अधिक होती है, याद रखिएगा। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो यहाँ पे पोषण सबसे महत्वपूर्ण कारक है बच्चों के शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास की बात हो रही है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है तो कब होता है, जब हम उन्हें उबालने से। ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तो वो क्या होती है, पोषण होती है। भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह, यहाँ पे हम भोजन के कार्य देखेंगे और क्या क्या भोज्य समूह होते हैं उन्हें देखेंगे। भोजन के गैर पोषणीय घटक होते हैं तो रेशे यानी फाइबर्स या रेफेज होते हैं, जल और वर्ण यौगिक होते हैं। ये क्या है, ये गैर पोषणीय घटक हैं भोजन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है तो यहाँ पे है ट्राइड जिल टेस्ट जो है वो ज्ञान इंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। भोजन में शरीर में डॉट डॉट कार्य करते हैं तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य तीनों ही हमारे भोजन शरीर में कार्य करता है। किसी उत्पाद पर एमआरपी से अभिप्राय है अधिकतर फुटकर मूल्य, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सामान पर ये पैसा ले सकते हैं, याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो फुटकर मूल्य, जैसे किसी पाउच पर 15 रुपये हैं तो जो बेचने वाला है वो क्या करेगा,
अधिक तक यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी अधिक से अधिक आपसे 15 रुपये ले सकेगा, ना कि 16। याद रखिएगा, यहाँ एक बाउंडेशन लग जाती है। हाँ, मे भी वो अगर इस पर 15 रुपये है तो वो आपसे चाहे तो 12 ले ले, जो उसके मतलब खरीद में आ रहा हो, चाहे तो आपसे 14 ले ले, इस तरह से ले लेते हैं दुकानदार। बट हमें जो अधिकतर मूल्य है उस पर भाव-ताव करना चाहिए। ठीक है, किसी उत्पाद पर एमआरपी से अभिप्राय होता है वो इससे अधिक नहीं ले सकते, मैक्सिमम आप इतना ले सकते हैं। खाद्यान्न अनाज उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी। तो ये सभी क्या है, 5 खाद्य समूह पद्धतियां हैं। ये क्या है, 5 खाद्य समूह पद्धतियां हैं। इसमें हम थ्योरी क्लासेस में देखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। यहाँ पे क्या है, खाद्यान्न अनाज, याद रखिए, पहला हो गया दालें एवं फलियां, दूसरा हो गया दूध और दूध उत्पाद हो जाएगा, तीसरा फल एवं सब्जियां, चौथा हो जाता है और यहाँ पे वसा एवं चीनी, ये 5वां हो जाता है। जिस तरह 5 खाद्य समूह पद्धतियाँ हैं। अघुलनशील संश्लिष्ट आहार में घुलनशील और सरल आहार से में रूपांतरण कहलाता है। तो यह है यहाँ पे आधारीय चयापचय। लाल है तो ये लाल क्या है, वर्णक है, बहुत पूछा जाता है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई है तो 11 खाद्य वर्गों की। पिछली बार रिपीटेड क्वेश्चन है टीजीटी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। तो अनुकूलतम और अल्पतम, ठीक है, अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में वर्णन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीड़वन से बढ़ता है तो पाचनशीलता बढ़ती है। कीड़वन से क्या बढ़ता है, तो पाचनशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे खाद्य और पोषक तत्व है। पपीता में क्या पाया जाता है, पूछा जाता है। पपीता में विटामिन ए पाई जाती है, संतरा में सी और खजूर में लोहा और रागी में कैल्शियम पाया जाता है। रागी का मतलब होता है सरसों। सुपोषण और कुपोषण है भारत, ये टॉपिक क्या है अब, सुपोषण और कुपोषण पर देखते हैं क्या क्या बनता है। भारत पर सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। तो कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ क्या है, तो घेंघा है, रतौंधी है, रक्त अल्पता है। ये कमी संबंधी विकार है। याद रखिए कि जिनको घेंघा को गलगंड भी बोलते हैं, पूरा गला इस तरह से सूज जाता है। ठीक है, ये गर्दन हो गई और यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह का हो जाता है। रतौंधी और रक्त अल्पता, जिसको ये क्या है, आयरन की कमी से हो जाता है रक्त अल्पता, ये अनीमिया भी कहते हैं। याद रखिएगा। भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। विटामिन ए और लोहा, उच्च प्रचलन क्या है, विटामिन ए है और लोहा है। किसकी, पोषक तत्वों की कमी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो याद रखिएगा क्या क्या, तो प्रतिजैवी निर्माण, यहाँ पे है फैगोसाइटोसिस क्रिया और ऊतक अखंडता, इन तीनों पर ही विपरीत प्रभाव डालता है। बच्चों में पीईएम का कारण है, तो तनाव जो है वो बच्चों में पीईएम का कारण है। बहुत पूछा जाता है पीईएम क्या है, बच्चों में तनाव होना। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है ऊर्जा, प्रोटीन और कुपोषण, सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे स्टेटोरिया और ये क्या है, यहाँ पे कुअवशोषण है। ठीक है, और यहाँ पे है न्यूरोसाइकेट्रिक, ये क्या है, हेपेटिक एनसेफेलो, यहाँ पे फेलोपैथी है। अगर मूत्र में प्रोटीन के अत्यधिक क्षति की बात करें तो यह हो जाएगी नेफ्रेटिक लक्षण, यहाँ पे संलक्षण। अगर बात की जाए प्लेटलेट एकत्रीकरण की तो ये हो जाता है सीवीडी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगी, लक्षण मिलेंगे और ये बीमारी बतानी है। तो जब प्लेटें गिर जाती हैं तो ये कौन सी बीमारी है, तो ये सीवीडी है। याद रखिए, मूत्र में प्रोटीन का अत्यधिक क्षति होना, कमी होना, यानी क्षति यानी उसका नुकसान होना, किसका, प्रोटीन का, तो ये क्या हो जाएगी, नेफ्रोटिक, यहाँ पे संलक्षण हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं पोषण मूल्यांकन विधियाँ और उपकरण। तो यहाँ पे आहार सर्वेक्षण किससे होगा, तो FFQ से होगा। मानव मिति की बात की जाएगी तो MUAC होगा जाएगा। जीव रासायनिक की बात की जाएगी तो HB हो जाएगा। रोग विषयक की बात की जाएगी विदाउट स्पॉट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण क्या हो जाता है, मैरस्मस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कर्वी का क्या है, विटामिन C है।
और यहाँ है केराटो मलेशिया का विटामिन ए है। और यहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस की अगर बात की जाएगी तो राइबोफ्लोविन है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस, तो इसे क्या हो, ये कौन सा पोषक तत्व है, तो यहाँ पे याद रखिएगा राइबोफ्लोविन। आपको केवल और केवल यहाँ पे मैचिंग करना, मतलब की पॉइंट कीवर्ड या की पॉइंट आपको पता होगा, आप उससे मैचिंग कर लेंगे। पर्नीशियस एनीमिया की अगर बात की जाएगी तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये किससे होता है, विटामिन B12 से हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जब बच्चों में वृद्धि तीव्रता से बाधित हो और उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां हो तो ऐसी स्थिति को कहते हैं तो सूखा रोग कहते हैं। यानी उसकी जो लेयर्स है त्वचा की वो भी आपको सूखी सूखी सी यानी बहुत कम नज़र आती है। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में। नेक्स्ट देखते हैं, मेरास्मस रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है तो कुपोषण में, ठीक है, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है तो किसमें, कुपोषण में। तो त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का। मोटापे का कारण है ज़्यादा खाना, ठीक है। मेरास्मस बीमारी पाई जाती है 1 वर्ष में से कम बच्चों में, ठीक है, 1 वर्ष से कम बच्चों को ही मेरास्मस बीमारी होती है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मेरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि कमज़ोर होता है, इसलिए। कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है तो चिंता में, अगर आप चिंतित रहते हैं या तनाव में रहते हैं तो भी आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। पारिया रोग होता है दांतों में, याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशरकुर। नेक्स्ट देखते हैं, वसा की मात्रा बढ़ा दी देनी चाहिए कुपोषण की स्थिति में। अगर किसी को कुपोषण है तो हम वसा भी उसको हाई देंगे, प्रोटीन भी हाई देंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको हर चीज़ उच्च यानी उसकी जो वो बनेगी, आप याद रखिएगा, जो डाइट प्लान बनेगा उसका, उसमें हर चीज़ की गुणवत्ता हाई रखी जाती है कुपोषण व्यक्ति के में। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं तो यहाँ पे है फ्लोरोसिस और मोटापा। ये हम अधिक अपनी डाइट में हर चीज़ ले लेते हैं तो हमें ये हो जाती हैं। यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन डॉट डॉट नाम से भी जानी जाती है तो एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जानी जाती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है कुपोषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब हम देखेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार में हमें मैचिंग करनी है, परीक्षण सामग्री है और भोजन बनाने का उपक्रम है। अगर बात की जाए बेंजाइल अम्ल की तो इससे क्या बनता है, जैम और जेली में डलता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो सुखाई गई सब्जियों में डलता है। नियासिन की बात की जाए तो चीज़ में डलता है। और एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो चटनी में डलता है क्योंकि इसमें खटास होती है। यहाँ पे है साइनोजेन रासायनिक सूत्र क्या है, तो साइनोजेन का रासायनिक सूत्र है C4N4, याद रखिएगा। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। हम संतुलित आहार क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है खमीरीकरण, अंकुरण एवं यहाँ पे है फर्टिफिकेशन से, तीनों ही से, याद रखिएगा। भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है खमीरीकरण से, अंकुरण से और फर्टिफिकेशन से। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, अगर मांस की बात की जाए तो मायोग्लोबिन क्या है, मांस से जुड़ा हुआ है। टमाटर की अगर बात की जाए तो लाइकोपिन है टमाटर में। बैगन में एंथोसाइनिन है और शलजम में क्या है, एंथोजेनेथिन है। और मकाम में क्या है, जेथोफिल है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको मैचिंग करनी होनी चाहिए। इनमें क्या पाया जाता है, सही सुमेलिन की बात की जाए बस ये एसिड। अगर घी की बात की जाएगी तो घी में क्या है, SFA है। रस सरसों में यहाँ पे MUFA है। और कढ़ी यानी यहाँ पे है सेफ्लावर तो LA है। और अलसी यानी फ्लैक्स की बात की जाएगी तो ALA है। तो इस तरह से आपको मैचिंग आनी चाहिए। निर्जलित आलूओं में पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए तो ये हो जाएगा 18 से 24%। देखें, निर्जलित जिसमें जल नहीं है ऐसा आलू यानी भुना आलू, याद रखिएगा। पालक,
फूल गोभी और रागी में आर्द्रता यानी आपकी जो नमी होती है उसकी बात की जा रही है तो ये 18 से 24% होनी चाहिए। सक्रिय पदार्थ और आहारीय स्रोत। सक्रिय पदार्थ की बात की जाए तो अल्फा यहाँ पे लिपोइक एसिड किसमें है, आलू में है। आहारीय स्रोत क्या है, इसका आलू है। और यहाँ पे फ्लेवोनोइड्स की बात की जाए तो लहसुन है। और लाइकोपिन की बात की जाए तो टमाटर है। लाइकोपिन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कई एग्जामों में मैंने देखा है। यहाँ पे याद करते हैं ग्लूथेनॉन की तो ये हो जाएगा एवोकेडो है। और बात की जाएगी सेलेनियम की तो ये समुद्री खाद्य पदार्थ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वाइन का क्या हो जाएगा तो रेजिवेरिट्रॉल हो जाएगा। और आलू बुखारे का रस तो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। ग्रीन टी यहाँ पे कैटेचिन्स हो जाएगा। मेयोनीज की यहाँ पे लेसिथिन हो जाएगा। और सलामी की सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से इन्हें आपस में मिलाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों संतुलित आहार कहलाता है। सभी मात्रा में संतुलित हों, ठीक है। पौष्टिक तत्व और अनुमानित करने के तरीके। अगर बात की जाए मोनोसेक्राइड की तो यहाँ पे फॉलिंगस टेस्ट हो जाएगा। कीटोस शुगर की तो सेलिवेनाफस टेस्ट हो जाएगा। अमीनो एसिड की तो निहाइड्रेन टेस्ट हो जाएगा। और प्रोटीन की बात की जाएगी तो माइकोजेल्डाल तरीका हो जाएगा। और यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड की बात की जाएगी तो डाइक्लोरोफिनाइल, यहाँ पे एंडोफिनॉल ट्राइटेशन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा उपापचय तो यहाँ पर पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR अधिक होता है, याद रखिएगा। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR अधिक होता है। काम करने वाली क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। एनर्जी हमारे शरीर से ही तो निकलती है, याद रखिएगा। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम जितना भी भोजन में अपने में लेते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कौन देता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है तो वसा देती है। देखिए, काम करने की क्षमता हमें ऊर्जा से मिलती है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोज्य पदार्थों से। भोज्य पदार्थों में हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कौन देता है, वसा देता है। ये 2-3 पॉइंट हैं जो आपको एक साथ रिपीट होने चाहिए। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए तो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा की माप की इकाई है तो कैलोरी है। और अगर बात की जाए गतिशील संतुलन से तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी पत्थर तोड़ने वाली को, क्योंकि वहाँ पे वो क्या कर रही है, हैवी वर्क कर रही है। तो याद रखिएगा, जो हैवी वर्क करता है उसको ऊर्जा की सबसे अधिक मात्रा आवश्यक या सबसे अधिक मात्रा मिलनी चाहिए। खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी से, ठीक है। एक कैलोरी डॉट डॉट जूल के बराबर है तो 4.184 के बराबर है एक कैलोरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। तो देह यानी शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो ग्लूकोज है, याद रखिएगा। जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, या प्लेयर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, एक डिब्बा सा होता है उसे पीते जाते हैं, या फिर एक पाउडर जैसा पाउडर सा रखते हैं, उसे डाल लेते हैं, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज का ही रूप होता है, क्योंकि ग्लूकोज सीधे ऑक्सीजन में जाके आपको ऊर्जा देता है। WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI है तो कितनी होती है, याद रखेंगे, 18 से 32 किलोग्राम M2 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलोरी मानवीय ऊर्जा है। केल्विन क्या है, कलर टेम्परेचर है। और यहाँ पे बात करते हैं टेलीमेट्रिक की तो ये क्या है, ये एर्गोनोमिक्स है। और बात करते हैं सेलोनाइड की तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। चलिए, ब्राह्म अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा तो ये क्या है, आधारभूत उपापचय है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष कितनी ऊर्जा चाहिएगी उसको, तो यहाँ पे है 23-20 किलो कैलोरी प्रतिदिन। मध्यम श्रेणी की महिलाओं को कितनी चाहिए, 22-23 किलो कैलोरी प्रतिदिन। 13 वर्षीय लड़की को तो 23-30 किलो कैलोरी प्रतिदिन। एक चार्ट होता है, वहाँ पे इस पर लिखा होता है कि हैवी वर्क और यहाँ पे मध्यम वर्क और
निम्न वर्ग याद रखिएगा, निम्न वर्ग यानी कार्य की क्षमता के आधार पर हम ऊर्जा का निर्धारण करते हैं सभी के लिए, कार्य की क्षमता प्लस उसकी उम्र के अकॉर्डिंग। अब 16 वर्षीय लड़की के लिए कितनी है, तो 30-20 है। और यहाँ पर साधारण श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला जो साधारण श्रम है, तो याद रखिएगा 27-50 है किलो कैलोरी है। भारी यानी हैवी ऊर्जा वाला कार्य है बिस्तर बनाना, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है उसकी लंबाई व वजन को सही अनुपात में। दहन की ऊर्जा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है बॉडी कैलोरी मीटर। दहन यानी जो हम ऊर्जा की खपत करते हैं। यहाँ पे है बेनोडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर नापने का एक यंत्र है। तो वो कौन है, तो वो हो जाता है बीएमआर को नापने का। नेक्स्ट देखते हैं, कैलोरी इकाई है तो गर्माहट की। कैलोरी इकाई किसकी है, तो वह है गर्माहट की। ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य ऊर्जा। ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं पुष्टिकरण पदार्थ। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, जो भी टॉपिक देखे यहाँ पे सब टॉपिकों को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भोजन और पोषण को देखा, उसके बाद हमने भोजन पोषण के बाद कुपोषण और यहाँ पे सुपोषण देखा। और फिर उसके बाद हमने देन क्या देखा, तो यहाँ पे फिर हम बात कर लेते हैं कि उसके बाद हमने और क्या देखा। तो उसके बाद संतुलित आहार देखा, और संतुलित आहार के बाद हमने जो देखा उसे देख लेते हैं कि फिर हमने क्या देखा। देखिए, ऊर्जा उपापचयन देखा और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो देख लिए। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वाली पीडीएफ को हम भी कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पर भी अपलोड कर दें। तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो होम साइंस वाला व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसी में आपको केवल ये देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।